हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप जाके उसे जरूर देख लें। पार्ट 1 में हम लोग थोड़ा सा हम लोग कवर करते हैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ से टॉपिक आपको समझ में आए। तो पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे किसके बारे में, तो एटम के बारे में देख लिए थे। एटम परमाणु है ना। परमाणु क्या होती है जी, तो कोई भी पदार्थ जो बनी होती है किसके वजह से बनी होती है, तो परमाणु की वजह से बनी होती है। जिस तरह बायोलॉजी में हम लोग क्या देखें कि हम लोगों का शरीर जो है बना रहता है किसके वजह से, कोशिका की वजह से। कोशिका मिल के ऊतक बनता है, फिर ऊतक मिल के अंग बनता है, फिर हमारा शरीर का निर्माण होता है। उसी तरह कोई भी पदार्थ जो है वो बना किसके वजह से है, तो एटम मिलकर ही बना है। ठीक है, तो एटम में बताया था कि एटम में केंद्र भी पाया गया, नाभिक भी पाया गया है ना। और नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने कर दिया था, है ना। रदरफोर्ड ने क्या खोज दिया था, नाभिक के खोज दिया था, है ना। नाभिक कि ये हमारा परमाणु का नाभिक है। इसके ऊपर जो है वो क्या है, तो इसके ऊपर जो है कक्षाएं बने और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में ही देख लिए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने खोजा था, है ना। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने खोजा था। ठीक है, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैंडविन ने खोजा था। तो पिछले क्लास में हम लोग ये सब देख चुके थे कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने खोजा था। और इसकी भार जो थी वो क्या थी, तो इसकी भार थी 1.6725 इंटू 10 का पावर -27 kg थी। इसकी भार भी हम लोग देखे थे, है ना। ये इसकी चार्ज बोलेगा कैसी चार्ज होती है, तो इसमें धनात्मक चार्ज होती है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन ने किसने खोजा था, तो चैंडविन ने खोज किया था। इसकी भार की बात करेंगे तो कितना था, 1.6748 इंटू 10 का पावर कितना था, 10 का पावर -27 kg ये भी था। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दिया था, तो जे थॉमसन ने खोजा था। जे थॉमसन। इसकी अगर चार्ज की बात करें या न्यूट्रॉन की, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होती है ना। ना ही धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। जे थॉमसन ने खोज दिया था क्या, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की अगर भार देखा जाए तो कितना था, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg था, है ना। ये इसकी भार। इसकी अगर चार्ज की बात करेंगे तो ये माइनस चार्ज था, ऋणात्मक चार्ज था। तो ये सारे कुछ हम लोग पिछले क्लास में ही देख चुके। तो आज हम लोग इससे आगे देखेंगे, है ना। तो अब यहां से आपको क्या क्या पूछ सकता है, तो यहां से आपको पूछ देगा परमाणु क्रमांक, है ना। परमाणु क्रमांक है ना। इसको क्या से दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाते हैं जेड से। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो एटॉमिक नंबर, कि कौन सा एटम कितने नंबर पे बैठेगा। जैसे कि अगर हमारे पूरे तत्व की बात करेंगे तो 118 तत्व है, समझा ना। क्या है, 118 तत्व है। तो कौन सा तत्व कितने नंबर पे आके बैठेगा। आप लोग देखे होंगे, आप लोग जब भी तत्वों के बारे में आते हैं, तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन को पहले हम देखते हैं, उसके बाद हीलियम को देखते हैं, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब पहले हाइड्रोजन ही क्यों आता है। हम लोग कभी इसको 10 नंबर पे 11 नंबर पे क्यों नहीं देखें। तो ये कौन डिसाइड करता है, इसी को बोलते हैं। ये पहला नंबर पे आता है, इसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। दूसरा नंबर पे हीलियम आता है, इसी को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, है ना। तो परमाणु क्रमांक आपको पूछेगा, जिसे जेड से आपको दर्शाते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर पूछ देगा, है ना। एटॉमिक नंबर। दूसरा आपको क्या पूछ सकता है, तो दूसरा आपको पूछ देगा परमाणु भार, है ना। तो एटॉमिक नंबर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट, है ना। एटॉमिक वेट। इसे क्या से दर्शाया जाता है, इसे दर्शाते हैं हम लोग ए से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो यहां से आपको परमाणु क्रमांक पूछ सकता है, परमाणु भार पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, तो प्रोटॉन की संख्या पूछ सकता है कि कितना एक इस एटम में कितना प्रोटॉन की संख्या है ना। प्रोटॉन की संख्या पी से, है ना। उसके बाद आपको क्या पूछ सकता है, तो आपको पूछ सकता है न्यूट्रॉन की संख्या,
न्यूट्रॉन की संख्या पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन कितने हैं, है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, तो और पूछ देगा आपको इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या पूछ देगा, ई से दर्शाते हैं हम लोग। तो इतना कुछ आपको पूछ सकता है। परमाणु क्रमांक कितना नंबर पे कौन सी तत्व आके बैठती है, उसकी भार क्या होती है, उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। जैसे कि ये जैसे ही आया, ये सब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझना। देखो अभी तक हम लोग का एक एटम में क्या क्या खोज हो गया था जी, तो इलेक्ट्रॉन खोज हो गया था, प्रोटॉन खोज हो गया था और न्यूट्रॉन खोज हो गया था। लेकिन कौन सा तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, ये डिसाइड करना है अब, ठीक है। तो जैसे कि ध्यान से देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक, है ना, कि कितना नंबर पे कौन आके बैठता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, देखो अगर कोई परमाणु हम लोग बनाए, है ना, परमाणु, तो मान लेते हैं ये क्या है आपका नाभिक, नाभिक में क्या क्या पाया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, और साइड साइड में कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, साइड साइड में कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और अभी हम लोग देखे थे वेट, जब देखे थे तो सबसे ज्यादा वेट में कौन है जी, भारी कौन है, तो प्रोटॉन भारी है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो कौन भारी है, न्यूट्रॉन भारी है। और सबसे कम भारी बोला जाए तो कि कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे, है ना। तो सबसे ज्यादा भारी कौन है, प्रोटॉन है। और प्रोटॉन कैसी है, तो प्लस है। और ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन कैसी है, तो ऋणात्मक है ना, माइनस है। तो बीच में जो है वो हमारा कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या हुआ कि परमाणु क्रमांक निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने जब बैठक की कि कौन सा तत्व कितने नंबर पे रहेगा, तो ये डिसाइड हुआ किसके अनुसार, प्रोटॉन के अनुसार। किसके अनुसार डिसाइड हुआ, प्रोटॉन के अनुसार। सभी वैज्ञानिकों ने कहा कि जिस तत्व के परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा, मतलब कि जितना प्रोटॉनों की संख्या होगा, वो उतना नंबर पे आके बैठेगा। मेरा कहने का अर्थ है कि यहाँ पर नाभिक में जो है वो दो ही चीज है, दो ही प्रकार का चीज है। कौन कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक एक प्रोटॉन और एक एक न्यूट्रॉन है, समझ ना, कई प्रकार का, नहीं कि किसी में तो 2 गो है, किसी में 4 गो है, किसी में 5 गो प्रोटॉन की संख्या है, समझ ना। तो बोला क्या गया कि जिसकी परमाणु के नाभिक में, समझ ना, क्या बोला कि जिसकी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा वो उतना नंबर पे आके बैठेगा। तो हम कह सकते हैं परमाणु संख्या डिसाइड हुआ किसके अनुसार, तो प्रोटॉन के अनुसार। जितना प्रोटॉन यहाँ पर रहेगा वो उतना नंबर पे आके बैठेगा, समझ ना, कितना नंबर पे आके बैठेगा कि जितना यहाँ जिस तत्व के परमाणु में जितना प्रोटॉनों की संख्या होगा उतना नंबर पे आके बैठेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक, है ना। परमाणु क्रमांक किससे दर्शाते हैं, तो जेड से। तो हम कह सकते हैं कि जेड बराबर पी है, कह सकते हैं। आगे बोला गया परमाणु भार। तो देखो परमाणु भार क्या यहाँ पर देखा जाए तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहे हैं जी, साइड में घूम रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक तो क्या है, सबसे हल्का है, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या है, इलेक्ट्रॉन हल्का है। और एक तो साइड में घूम रहा है। और ये घूमता कैसे, इसको ऊर्जा कैसे मिलता है, ये देखो ये ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ये अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूमते रहता, तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिलता। तो ध्यान देखेंगे यहाँ पर नाभिक में कौन है जी, प्रोटॉन। और प्रोटॉन कैसी है, प्लस है। ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन कैसी है जी, इलेक्ट्रॉन माइनस है। तो जब भी माइनस और प्लस जब आती है तो वो एक दूसरे का आकर्षित करती है। माइनस बोलता है हम खींचेंगे, समझा ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बोलता है कि हम खींचेंगे, समझा ना, और प्रोटॉन बोलता है कि हम खींचेंगे, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे की तरफ आकर्षित होता है। तो देखो वही खींचाएगा जिसका वजन, यानी कि वही खींच पाएगा जिसकी वजन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो देखो प्रोटॉन एक तो ये घूम रहा है, घूम इसलिए रहा है क्योंकि ये इसको खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि इसकी भार क्या है, ज्यादा है और इसकी क्या है, कम है। तो देखिएगा एक जगह मान लेते हैं कि किसी एक ऐसी पूरा हैवी, जैसे अमित शाह जैसा, एक अमित शाह ऐसा अमित शाह है और एक दुहराइल आदमी को पकड़ के बोलेगा आदमी अमित शाह को खींचो, और अमित शाह अपना तरफ खिंचाएगा। अब अमित शाह अपना तरफ खींच रहा है और एक दुहराइल आदमी जो पतले दुबला आदमी वो भी खींच रहा है, तो कौन खींच पाएगा, ऑब्वियसली अमित शाह खींच लेगा उसको, समझे ना। तो जिसकी द्रव्यमान ज्यादा रहेगी
वो नहीं खींचाएगा। तो ये प्रोटॉन जो है, इसकी प्रोटॉन की द्रव्यमान ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से, है ना। इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और जिसके कारण ये हल्का होने के कारण ये अपने आप चकाचक चक 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 क्या करने लगता है, अपने अक्ष पर घूमने लगता है ना। तो अपने अक्ष पर क्या करने लगता है, घूमने लगता है। तो बोलेगा क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको ऊर्जा कहां से मिलती है, तो कहां से मिलती है, प्रोटॉन से मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कहां से मिलती है, तो प्रोटॉन से मिलती है ना, जिसके कारण ये क्या होने लगती है, घूमने लगता है। ये घूम रहा है अपना अक्ष पे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन ये इधर खींच रहा है। देखो कोई भी चीज गोलाकार में रख लो, गोलाकार में, और उसको आप बांध के ऐसे खींचिएगा ना, तो देखिएगा वो आपके तरफ खिंचाएगा नहीं, वो अपने जगह पे चक 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 क्या होने लगता है, घूमने लगेगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी जब इसको इसको अपना तरफ खींच रहा है तो ये इधर खिंचाएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये इधर चक 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 अपने अक्ष पर घूमने लगता है। तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर ही समझ ना, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन यहाँ पर या न्यूट्रॉन यहाँ पर ही। एक तो ये सबसे हल्का था, और हल्का था उसके बाद ये गति भी कर रहा है। तो ध्यान समझा, कोई आदमी हल्का है और गति भी कर रहा है तो उसका ऐसी जो हो जाती है, वो उसकी वजन जो हो जाती है वो शून्य हो जाती है। नहीं देखते हैं आप लोग, देखते होंगे कि हल्का बाइक चलाते हैं और तेजी से चलाने लगते हैं तो कोई कोई बोलता होगा कि गाड़ी जो है रोड छोड़ देती है, मतलब कि हल्का हो जाती है, जने तने जाने लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज द्रव्यमान या कोई भी किसी चीज का भी द्रव्यमान अगर गति करने लगे तो उसकी वजन क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है और ये एक सबसे हल्का भी है, इसीलिए इसमें भार का जो है कोई हिस्सा नहीं लेता है। तो एक एटम का जो भार होती है वो मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेती है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु भार बराबर P+N, मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो हल्का था और अपनी जगह में घूम रहा है, और गति करने के चक्कर में कोई सी चीज का द्रव्यमान क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। इसीलिए भार कहा जाता है कि किसी परमाणु की भार जो वो डिपेंड किस पर पड़ती है, तो परमाणु और मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड पड़ती है। अब यहां से आपका प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। अब यहां से कोई एक तत्व ले लेते हैं, हम मान लेते हैं जैसे कि कोई तत्व ले लो, जैसे कि अगर हम फ्लोरीन ले लेते हैं, है ना, क्या ले लेते हैं, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, क्रमांक संख्या कितना है, 9। अब यहाँ पर ही भार जो होती है वो इसकी कितनी होती है, 19 होती है। फ्लोरीन, आप लोग का इससे क्वेश्चन भी आएगा कि दांतों में कैविटी हो जाती है, वो किसके कारण, तो यही फ्लोरीन के कारण हो जाती है ना। कैविटी मतलब कि गड्ढा हो जाती है दांतों में, तो वो किसके कारण होती है, तो फ्लोरीन के कारण होती है। 9 नंबर में आता है और इसकी भार कितना होता है, 19। अभी हम बताएं कि परमाणु क्रमांक जो दर्शाया गया वो किसके अनुसार दर्शाया गया, तो प्रोटॉन के अनुसार। तो ये जो है यहाँ पर जो दिखाता है कि ये कितना नंबर में आके बैठा है। अगर आप पढ़िएगा हाइड्रोजन, हीलियम ये सब, तो 9 नंबर में आपको कौन दिखेगा, तो फ्लोरीन दिखेगा। तो 9 नंबर पे ये दिखा तो किसके वजह से दिखा, इसके प्रोटॉन में, जैसे कि हमारा फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन का आपका परमाणु होगा, तो इसके अंदर में जो होगा वो 2 चीज होगा, कौन कौन सा होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन ये प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, हम अभी बताए हैं कि जिसके अंदर, जिसके नाभिक में जितना प्रोटॉन की संख्या मिलेगा, समझे ना, जितना प्रोटॉन की संख्या मिलेगा उतना नंबर पे आके बैठेगा। तो इसका मतलब प्रोटॉन यहाँ कई गो मिलल होगा, 9 गो मिलल होगा। कितना मिलल होगा, 9 गो मिलल होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्रमांक संख्या क्या हो गया, तो क्रमांक संख्या आपका 9 हो गया। तो प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा आपका 9, क्योंकि प्रोटॉन और क्रमांक संख्या दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। परमाणु भार की बात करेंगे तो ऊपरे जहां जैसे कोई तत्व के नाम के ऊपरे में जो अंक रहेगा वो भार होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो दिमाग नहीं लगा देंगे। कोई चीज की भी भार हम लोग ज्यादा, जैसे ज्यादा भार हो, थोड़ा सा भार हुआ था इसे, जैसे हम लोग नहीं देखते हैं, अगर हम लोग झोला ही लेते हैं, है ना, थैला बैग, तो हम लोग आराम से अगर 1-2 किलो वजन रहता है तो हाथ में ले लेते हैं। लेकिन पूरा हुमच के भरा रहेगा तो हम क्या करते हैं, ऊपरे ले लेते हैं, ऐसे कंधवा में। लेडीज रहेगा तो माथवा में ले लेगी, समझ ना। तो ज्यादा वजन चीज कहाँ रहेगा, कंधा में या फिर ऊपरे। तो किसी तत्व का ऊपरे में जो संख्या रहेगा वो क्या होती है, भार। क्या होती है, भार। तो हम यहां से कह सकते हैं भार,
तो भार में आप अभी बताएं कि भार किसको माना गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो हम कह सकते हैं कि भार बराबर जो होगा वो हमारा ऊपरी वाला संख्या, तो ऊपरी कितना है 19, कितना है 19, और यहाँ पर ये दो चीज का मिश्रण है, किसका किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन निकल गया है, कितना निकला है 9 निकला है। तो अगर हमको अब निकालना है न्यूट्रॉन, तो देख लो न्यूट्रॉन निकालने के लिए देखो ए बराबर जो है वो कितना है, ए बराबर P प्लस N। अब ये ए का मान हम लोग निकाल ली, ए का मान कितना है जी 19, मतलब भार कितना है 19। प्रोटॉनों की संख्या भी निकालने कितना 9 प्लस न्यूट्रॉन, ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 9 बराबर न्यूट्रॉन। तो यहाँ से क्या घट जाएगा, घटा देंगे कितना न्यूट्रॉन निकल जाएगा 10। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी आपका 10 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ ऊपर में जो भार है यहाँ पर ये क्या है जी, ये 19 जो है वो कितना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना। तो और यहाँ पर ये सिर्फ प्रोटॉन है और जेड भी है ना। तो प्रोटॉन के अनुसार ही तो जेड क्रमांक संख्या उसका निश्चित किया गया है। तो हम हमेशा प्रोटॉन और जेड मतलब क्रमांक संख्या हमेशा बराबर करेंगे। तो न्यूट्रॉन बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर में कितना है 19, नीचे में कितना है 9, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से तो न्यूट्रॉन निकालने का ट्रिक ऊपरे माइनस नीचे है ना, ऊपरे माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पर सभी कुछ निकल गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बच गया है। अब इलेक्ट्रॉन की बात आ गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाए, लगभग सभी कुछ यहाँ निकल गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। तो इलेक्ट्रॉन कहता क्या है कि जब भी कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन को देगा या फिर मतलब कि दान करेगा या किसी से लेगा नहीं, तब तक प्रोटॉन जो बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के बराबर। फिर से एक बार ध्यान से सुनना, क्या बोला है, जब भी कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन को दान करेगा या फिर किसी से लेगा नहीं, तब तक प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी यहाँ पर फ्लोरीन दान कर रहा है कि किसी से लेगा, ये पते नहीं चला है, तो प्रोटॉन के बराबर ही आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितना है 9, तो आपकी इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगी 9। ठीक है, तो देख लो आराम से निकल गया यहाँ पर ही। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या निकल गया, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल गया, परमाणु भार निकल गया, सारा कुछ निकल गया। समझ ना। दूसरा लेते हैं क्वेश्चन, चलो आगे हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन को 17 नंबर पे, है ना। क्लोरीन को ले लेते हैं 17 नंबर पे, 17 का 35 इसकी भार हो जाती है ना। तो फटाफट निकालेंगे परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक जो नीचे रहेगा वो परमाणु क्रमांक है, 17 नंबर पे आता है। तो परमाणु क्रमांक कितना नंबर पे आ जाएगा 17, है ना। और अभी बताएं परमाणु क्रमांक और परमाणुओं की तो अगला हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन 17 नंबर पे। इसकी भार कितनी होती है, तो 17 का 35। इसमें देखो बोलेगा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, तो देखो नीचे रहता है वो एटॉमिक नंबर। तो ये कितनी हो जाएगी आपका 17। और ये देखो ये 17 नंबर में आया है, ये किसके अनुसार दर्शाया गया कि किसके अनुसार इसको रखा गया है 17 में। तो बोला क्या गया है कि क्लोरीन के नाभिक में जितना प्रोटॉन पाया जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उतने नंबर में बैठेंगे। तो इसका मतलब ये 17 नंबर में बैठा है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए 17। तो यहाँ पर 17 आगे बैठ जाएगा, है ना। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ऊपर लिखा है क्या, ऊपर माइनस नीचे। तो ऊपर माइनस नीचे कर लो, तो ऊपर कितना है आपका 35, तो 35 माइनस 17 तो क्या हो जाएगा आपका 35 माइनस 17 तो हो जाएगा आपका 18, है ना। 35 माइनस 17 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18। यहाँ पर ही भार की बात करेगा, एटॉमिक भार, तो ऊपरे जो रहता है वो आपका भार कहलाता है। तो भार कितना हो जाएगा आपका 35। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तभी बताएंगे जब तक ये किसी को देगा या लेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन क्या होगी, प्रोटॉन की बराबर होगी। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपका, प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी आपकी 17 हो जाएगी। ठीक है, चलो दूसरा देख लेते हैं हम लोग कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम का 20-40 है ना, कैल्शियम 20-40 फटाफट देख लो। क्रमांक संख्या कितना है 20, भार कितना हो जाएगा तो 40,
परमाणुओं की संख्या तो 20 ही हो जाएगा, है ना, फटाफट बनाएंगे 20 हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या ऊपरे माइनस नीचे, तो 40 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस 20, तो आपका आंसर 20 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होता है तब तक जब तक ये पता नहीं चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन तत्व अपना इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है कि ले रहा है, तो तब तक ये प्रोटॉन के बराबर ही होता है। तो प्रोटॉन 20 है तो ये भी आपका 20, तो इसमें दिक्कत नहीं होता है ना। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि परमाणु संख्या कैसे निकालना है, परमाणु क्रमांक कैसे निकालना है ना। अब देखो यहाँ से एक आदमी आया, एक साइंटिस्ट आया, कौन आया, बोरबरी। बोरबरी ने आया और क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं, उन कक्षाओं का नाम दिया, समझा ना, क्या दिया, कक्षाओं का नाम दिया। बोरबरी जो अपना सिद्धांत लागू दिया था वो किस पे दिया था, तो कक्षा पे, है ना, इंग्लिश में सेल या ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट, है ना, इंग्लिश में दो नाम है सेल। तो बोलेगा बोरबरी का नियम किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो कक्षा पे। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन सब घूम रहे हैं उन कक्षाओं का नाम दिया, प्लस कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो भी बताया। जैसे कि यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ये हमारा क्या है, नाभिक है, किसी तत्व का नाभिक हम दे दिए, मान लेते हैं परमाणु का। इसके ऊपर में ये वाला पहलका कक्षा का, इसको बोला पहलका कक्षा है ना, और इसका नाम दिया क्या, के नाम दिया। इसके बाहर वाला कक्षा को एल, उसके बाद वाला को एम, उसके बाद एन नाम दे दिया, है ना। इसके बाद और भी है, तो इसमें बताया कि कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो बोला कि के कक्षा में जो है, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एल में बोला 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, और एम में बोला 18, और एन में बोला आपका कितना, तो एन में बोला आपका 32। तो ये कैसे बताया, तो ये अपना एक फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, 2n² दिया था। क्या दिया था, 2n²। n क्या है, तो ये कक्षाओं के नंबर है, इसको 1 नंबर बोला गया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नंबर। तो इन नंबरों की संख्या अगर यहाँ बैठा देंगे तो कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा वो आ जाएगा। जैसे कि अगर हम m कक्षा में लेते हैं, तो m कक्षा कितना नंबर पे है, 3 नंबर में, तो हम यहाँ से बैठा देंगे 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 9 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 18। तो यही 18 यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो बोरबरी किस पर सिद्धांत, यानी बोरबरी का सिद्धांत किस पर लागू है, तो कक्षा पे। इसने कक्षाओं का नाम दिया, प्लस ये भी बताया कि कौन से कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन बैठेगा, है ना। क्या बोला, कौन से कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन बैठेगा। जैसे कि हम कोई चीज का लेकर बैठा देते हैं, जैसे कि सोडियम का ले लेते हैं, 11 23 11 नंबर में आता है, और 23 उसकी क्या है, भार है। इसमें अगर हम बैठाने बोलेगा कि के कक्षा में कितना बैठेगा, एल कक्षा में कितना बैठेगा, तो देखो पहला वाला ये हमारा नाभिक हो गया। नाभिक में कौन कौन है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये बाहरी कक्षा, यहाँ पर कई गो, के वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कई होती है, तो देखो जब तक ये देगा कि लेगा अपनी इलेक्ट्रॉन को ये नहीं पता चल रहा, तब तक ये प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11। तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसको बैठाना है बोरबरी के अकॉर्डिंग। तो पहलका कक्षा में 2 ठो चला जाएगा, फिर वाला उसके बाद वाला में 8 को चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 8 2 10। अब आगे वाला में क्या चला जाएगा, तो जो बचल खुचल रहेगा वही जाएगा। ऐसा नहीं कि 18 है तो 18 देंगे, नहीं, जो बचल है वही दे देंगे। तो हमारे पास बचल कितना है जी, 11 इलेक्ट्रॉन ही था, 10 खत्म, तो एक इधर चल जाएगा। तो ये हो गया बोरबरी के अकॉर्डिंग चला गया, है ना, बोरबरी के अकॉर्डिंग इसको बैठा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से बोरबरी ने कक्षाओं का नाम दिया था, और उन कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा वो भी बता दिया था। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम है अफाबाउ। क्या नाम है, अफाबाउ। अफाबाउ है ना। अफाबाउ ने अपना सिद्धांत दिया,
क्या दिया, अपना सिद्धांत जो दिया वो दे दिया उप कक्षा पे, उप कक्षा पे अपना सिद्धांत दिया, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सब सेल, है ना। क्या दिए, सब सेल पे अपना नियम लागू किया कि नहीं, इलेक्ट्रॉनों जो घूमते हैं वो उप कक्षा पे घूमते हैं। और ये उप कक्षाओं का नाम दिया, उप कक्षाओं का क्या नाम दिया, तो SPDF नाम दिया, है ना। क्या नाम दिया, उप कक्षाओं का नाम दिया SPDF नाम दिया। SPDF में बोला S में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बोला S में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, P में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 14, ये 4 का अंतर में बोला कि 4 का अंतर में जाना है। जैसे यहाँ देखो ये दोनों के बीच में 4 फिर 4 फिर 4। अब क्वेश्चन बोलेगा कि अफाबाउ का नियम किस पर लागू है, तो उप कक्षा पे, उप कक्षा का नामों पूछ देगा, तो क्या है SPDF। S में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और इसके बाद F में 14। अब ये बैठाना है, जैसे कि अगर हम कोई भी संख्या ले ले, जैसे कि मैग्नीशियम ही ले ले 12 24, तो बोलेगा इसके इलेक्ट्रॉनों को उप कक्षा पे बैठाइए, है ना। क्या बोलेगा, उप कक्षा पे बैठाइए कि कौन से में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखो जब तक ये मैग्नीशियम ने पता नहीं चलेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को दान करेगा या किसी का इलेक्ट्रॉन को लेगा, तब तक आपका प्रोटॉन के बराबर ही, मतलब कि क्रमांक संख्या तीनों चीज बराबर होगा। कौन कौन सा, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन और ये जेड, ये तो हमेशा बड़ा होगा, ये दोनों तो हमेशा बराबर होगा। ये दोनों कभी कभी अलग हो जाएगा, कब, जब अपना इलेक्ट्रॉन को देगा या किसी से ले लेगा तब, लेकिन जब तक देगा नहीं तब तक ये दोनों, या जब तक किसी से लेगा नहीं तब तक ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो अभी बताइए इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें जी, 12, प्रोटॉन भी क्या है 12 है, जेड भी बोलेगा तो 12 है ना। अब यहां से हम लोग बैठाना चालू करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अफाबाउ के अकॉर्डिंग। अफाबाउ के अकॉर्डिंग क्या किया, अफाबाउ के अकॉर्डिंग बैठाना है, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा। इसको अफाबाउ का नियम बनाने के लिए आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, क्या, जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s, कम से कम 6 तक लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना कि पहला नंबर में S था तो इसे हम लिख दिए, दूसरा नंबर में P है तो दूसरा नंबर से स्टार्ट करना और 2 नंबर से ही लिखना स्टार्ट करना, 2P 3P 4P 5P और 6P। उसके बाद कौन है, तो D है तीसरा नंबर में, तो तीसरा नंबर से स्टार्ट करेंगे और हो जाएगा ये 3D 4D 5D और 6D। उसके बाद F की बात करेंगे तो F आता है 4 नंबर में, तो 4 नंबर से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 4 नंबर पे हो जाएगा आपका क्या, 4F 5F और ये 6F। इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक तीर चलाना है ना, और ये तीर ऐसे निकल गया, तीर जिसको जिसको छुएगा उसको आपको उठाना है, जैसे अभी बताएंगे। फिर यहाँ से जब तीर चलेगा तो इसके साथ जाके क्रॉस हो जाएगा इधर, इधर से तीर चलेगा तो इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा इधर। फिर ये चलेगा, ये इसके साथ ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और क्रॉस होगा यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ से तीर चलेगा, ये आ जाएगा इधर इसमें, फिर ये इसमें, फिर इधर क्रॉस हो जाएगा। फिर इसके साथ चलेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इसके साथ, फिर यहाँ से नीचे, फिर इसके साथ ये वाला, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये। तो इस तरह से आपको चला देना है। अब यहाँ से आपको कैसे बनाना है ध्यान समझना, अगर कभी भी भूल जाएंगे तो आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। जैसे कि अभी हम लोग बताए थे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का कितना है जी 12 नंबर में, कितना नंबर, कितना इसकी भार थी, तो 24 थी। भार से अभी हम लोग कोई मतलब नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन कितना है जी, तो जब तक ये देगा या लेगा नहीं मैग्नीशियम, तब तक हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जो क्रमांक संख्या वही आपकी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन कितनी है आपके पास 12 है। तो आपको यहाँ से प्लेट बैठाओ कि पहला क्या लेना है, तो पहला प्लेट लेना है क्या S1। दूसरा में देखो ये तीर लेना, ये तीर में देखना कि एक संख्या आ रहा है, खत्म। दूसरा का तीर में आएंगे तो कौन सा मिलेगा हमें
2s मिलेगा। क्या मिलेगा? 2s। ये हो खत्म। तीसरा का लाइन आएगी तो आपको क्या मिलेगा? 2p। उसके बाद क्या मिलेगा? 3s, है ना? क्या मिलेगा? 3s। एक संख्या और तक चल जाते हैं तो फिर कितना हो जाएगा? दूसरा क्रम जाएंगे तो हो जाएगा 3p और क्या मिलेगा आपका? 4s। 4s इतना सा आप बैठा लीजिए। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन को बैठाना, इसके बाद आप इलेक्ट्रॉन को विन्यास कीजिए, मतलब बांटिए। तो अभी हम बताए थे एस में क्या गो लेता है जी? 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो और एफ में 14 गो। तो आप बैठाना स्टार्ट करो। तो पी में पहलका में पहला एस में देखो, एस में क्या गो जाएगा? तो 2 गो जाएगा, तो यहाँ 2 गो इलेक्ट्रॉन। फिर एस में क्या गो जाएगा? 2। इससे हमको देखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एस देखना है कि एस कितना लेता है। तो पहला एस के ये वाला क्या ले लिया? 2 गो। ये क्या गो लेगा? तो ये 2 गो लेगा। पी क्या गो लेता है? तो पी लेता है 6 गो। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। तो 10 गो खत्म हो गया। अब आगे जो बचल रहेगा एस, तो एस क्या गो लेता है? 2 गो। तो यहाँ तक आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन देखो खत्म हो गया, है ना? मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन था, 6 4 10 10 2 12, तो इधर वाला हटा दो। तो अफा बाहु के अकॉर्डिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनों का विन्यास ये वाला हो गया। तो ऑप्शन में देगा कि अफा बाहु के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनों का विन्यास निम्नलिखित में कौन सही है? तो ये वाला आपका मार लेना है, इसमें ना, ये वाला आपका ऑप्शन में रहेगा, ये आपको मार दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। चलो आगे देख लेते हैं आर्गन का 18 40, है ना? तो ये 40 से भी हमको मतलब नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है अभी जी? 18। जो यहाँ रहेगा वही आपकी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। और फिर से बैठाओ कि इसमें कितना लगेगा। देखो सोचो कि हमारे पास 18 पूड़ी है, हमें सबको खिलाना है। तो प्लेट यहाँ से उठाओ। कौन सा प्लेट? पहला उठाएंगे S1, उसके बाद उठाएंगे S2, उसके बाद ये वाला में 2p के बाद 3s, है ना? अपने से अंदाज से बैठा लो। मेरे पास कितना है? 18 गो है, तो 5-6 को बैठा लो। फिर यहाँ से आ जाएगा 3p, उसके बाद क्या आ जाएगा? 4s। अब यहाँ से बैठाना स्टार्ट करो। पालका में कई गो चल जाएगा? 2 गो, इसमें भी 2 गो, फिर 6 10 गो पूरी खत्म। उसके बाद फिर एस कई गो लेगा? 2 गो, 12 गो। फिर पी कई गो लेता है? तो पी लेता है 6 गो, तो 12 और 6 18। यही तो खत्म हो गया। इसको हटा दो, है ना? उसको क्या करो? हटा दो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर। ठीक है, तो आपकी आंसर क्या हो गई? ये वाला आपका आंसर हो गया अफा बाहु के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देख लेते हैं पोटासियम का 1939, है ना? 1939 होता है। अब यहां से देखो, यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है? तो इलेक्ट्रॉन हमारी संख्या कितनी है? 19 है। अब 19 को बैठाना है, तो यहां से आप बैठा लो। क्या बैठा लो? S1 2s, उसके बाद यहाँ से 2p 3s, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3p, उसके बाद 4s। इस तरह से आगे अगर जाना पड़ेगा तो यहाँ पर भी आ सकते हैं 3d। तो आगे देख लेंगे। इतना तक हम प्लेट बिठाएं, उसके बाद पूरी बांट दो। ऊपर में यहाँ पर क्या लेगा? 2, फिर 2 6 10 को खत्म। मेरे पास कितना है? 19 टो। फिर ये कैटो लेगा, फिर 2 को लेगा 12, फिर 6 18। तो बचल खुचल यहाँ पे मेरे पास 19 था, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना? ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग, क्रोमियम का देख लेते हैं 24। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसको बैठाना स्टार्ट करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? S1 2s, उसके बाद 2p आ जाएगा, 3s, उसके बाद देख लो यहाँ से 3p, उसके बाद यही लाइन पे नीचे आ जाना। तो यहाँ पर कौन मिलेगा? तो 4s मिल जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3d। यहाँ तक अभी हम लोग बांट लेते हैं। तो पहला किसमें? पहला इसमें कल आ जाएगा 2 गो, फिर इसमें 2 गो 4, फिर 6 10, फिर 2, फिर 6। तो कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। 18, फिर इसमें s में चला जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो गया आपका 20 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। देख लो यहाँ से 10, यहाँ से 10 20। मेरे पास और कितना बचा? 4। तो जैसे ये 4 देंगे, ध्यान से देखना, जैसे ये 4 देंगे तो d भड़क जाएगा। d क्या हो जाएगा? भड़क जाएगा।
ये उस टाइप का आदमी है जो पूड़ी खाने के समय नहीं देते, किसी चीज को 3 गो दे देंगे, वो बुढ़वन का कोई बूढ़ा को 3 गो दे देंगे तो खुशी आ जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि एक और दे दो, है ना। लेकिन हम लोग जैसा बांटने वाला रहता है बोलता है 3 गो से ना दिक्कत है जी, तो एक और ले लेता है, देता नहीं है, समझ नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर डी का कंडीशन है। डी बोलता क्या है कि हम अपने से आधा, मतलब कि ये लेता कितना है टोटल, तो टोटल 10 लेता है, तो बोलता है हम अपना जो लेते हैं उससे आधा से एक कम नहीं लेंगे। तो 10 से आधा कौन होता है 5, और बोला है 5 में एक कम नहीं लेंगे, मतलब कि 4 अगर पूरी दीजिएगा इसको तो ये नहीं लेगा। और एक कंडीशन है, बोलता है क्या है कि हम पूरा से एक कम भी नहीं खाते हैं, तो पूरा इसके पास कितना है 10, इसमें एक कम कौन हो जाएगा तो 9। तो ये जो है 4 और 9 जो है डी के घर में नहीं होनी चाहिए। डी का घर में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए, ये चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। एफ का भी वही कंडीशन है, बोलता है कि हम अपने से आधे से एक कम, तो अपने से आधे से एक कम कितना हो जाएगा, तो अपने से आधा इसे 14 लेता है, तो 14 का आधा 7 और उसमें से एक कम, तो 6 ये नहीं लेगा। और पूरा से भी एक कम नहीं लेगा, तो पूरा से एक कम कितना हो जाएगा 13। तो ये आपको याद रखना है, डी जो है, डी का घर में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए, और एफ का घर में 6 और 13 इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसको क्या करेगा, ये बोलेगा क्या, ये बोलेगा बहुत कोई आप क्या कीजिएगा आगे पार्सल कर दीजिए, तो नहीं ऐसे नहीं होगा। देखो इसको खाने की क्षमता कितना है 10, लेकिन मेरे पास बचल कितना है, तो 4 तो बचा है, और 4 दे रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे। तो बोलता है कि या तो बगल वाला से हमको एक मांग के दे दो, क्या करता है, या तो हमको एक बगल वाला से मांग के दे दो या फिर यहां से एक ले जाओ, है ना। तो बगल वाला में तो कोटा फुल है, बगल वाला का 2 कोटा ही है, अगर इसको एक देगा तो बोलेगा नहीं नहीं हम ओवर नहीं खाएंगे, हम 2 ही को खाते हैं, एक ज्यादा दे देगा तो हमारा कहीं पेट खराब हो जाएगा, ऐसे बोलता है ना। तो कम खाएगा लेकिन ज्यादा नहीं खाएगा, ठीक है। लेकिन अभी वाला डेट में ज्यादा खा जाएगा लेकिन कम नहीं खाएगा, ऐसे करता है, समझे ना। तो देखो यहाँ अगर इसको देखो, ये बोलता है कि ले 1 इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं, तो बोला नहीं नहीं हम 2 को खाते हैं, 2 ही को खाएंगे, समझ, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे। तो बोलता है क्या अगर तू नहीं लेगा तो हम ही को एगो दे दो, समझ। बोलता है ठीक है ले लो, एक आज 1 रोटी हम कम खाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं खाएंगे, समझ ना। तो ये वाला क्या करेगा, इसको दे देगा, तो यहाँ पर जैसे एक उसको देगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ये वाला, है ना। तो ऐसा नहीं कि आगे को घर मत बना दीजिएगा, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 बच रहा था, तो ऐसा नहीं कि यहाँ 3 दे देंगे और आगे 1 बढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जस्ट बगल वाला से 1 ले लेना है और आगे वाला का कंडीशन को तोड़ देना है। उसका कंडीशन है कि हम 4 नहीं लेते हैं, तो 4 ना ले दे के हम 5 दे दिए, अब तो ले लेगा ना, अब लेगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसी तरह एक और आगे देख लेते हैं, आयरन का देख लेते हैं। आयरन का Fe कितना नंबर पे आता है, तो ये आता है 26 नंबर में। इसको देख लेते हैं लास्ट हम लोग। इसमें अगर हम लोग घर बनाए तो देखो पहला कौन आ जाएगा, S1 2S ये आ जाएगा, उसके बाद 2P, ये लाइन पे नीचे चले जाओ तो 3S मिलेगा, उसके बाद फिर इसमें आ जाएंगे तो 3P आ जाएगा, उसके नीचे 4S आ जाएगा, है ना। उसके इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3D, उसके नीचे आ जाएंगे तो 4P आ जाएगा, है ना। इसी तरह नीचे चले जाएंगे तो आपका, तो देख लेते हैं, चलो यहाँ तक बैठा देते हैं 5S, यहाँ तक बैठाएं हम लोग पत्थर। अब पूरी मेरे पास कितना है 26, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 26। पहला हम लोग बैठाना स्टार्ट करते हैं, चलो। तो पहला ये हो जाएगा आपका 2 2 4 खत्म, 6 10 खत्म, फिर 2 12, फिर 6, तो कितना खत्म हो गया 18, फिर 2 चला जाएगा तो 20 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। 20 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, अब डी को क्या दे देंगे, तो डी को डायरेक्ट दे दो ना जी, 20 खत्म तो डायरेक्ट 6। डी कितना लेता है, तो डी लेता है 10, तो ये बोलता है 2 संख्या नहीं लेते हैं, कौन कौन सा नहीं लेता है, तो अपने से एक आधा से एक कम, मतलब 4 नहीं लेता है, और पूरा से एक कम 9 नहीं लेता है, 6 तो लेवे करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। दिक्कत कब करेगा, जब एफ और डी का घर में, मतलब डी का घर में 4 और 9 आ जाएगा, और एफ का घर में 6 और 13 आ जाएगा, तब आपको दिक्कत करेगा। तो वो चीज आपको याद रख लेना है, जब भी ऐसा संख्या आएगा तो पीछे जो यहाँ लगल रहेगा उससे एक पैंचा मांग के उसको आगे एक नंबर बढ़ा देना है, इसको कम कर देना है ना। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े,
अफाबाउ का नियम सीख गए, बोरबरी का नियम सीख गए। बोरबरी का नियम किस पर आधारित है, तो कक्षा पे, और अफाबाउ का नियम उपकक्षा पे। उपकक्षाओं का नाम कौन कौन सा दिया था, SPDF। और उसने बोरबरी किसने दिया, बोरबरी कक्षाओं का नाम क्या दिया था, KLMN दिया था, है ना। इसमें हम लोग क्या क्या सीख गए, तो परमाणु भार सीख गए, परमाणु भार निकालना, परमाणु क्रमांक निकालना सीख गए, मतलब कि कितना नंबर में आगे बैठेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकालना सीख गए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।